बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने इसके इम्पेयरमेंट के कुछ क्वेश्चंस करने। पहले तो चूंकि हमने अभी लेटेस्ट रिवर्सल ही किया, तो रिवर्सल के ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल 13 एंड 14 ये दोनों रिवर्सल से रिलेटेड, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट से रिलेटेड। तो 13 जो है ये कि अगर कॉस्ट मॉडल यूज किया इम्पेयरमेंट की रिवर्सल हो जाए। 14 सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 14 वो है कि अगर आपका मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये सादा सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर पढ़ें आप An asset was purchased for ₹100,000 on 1st January 2021 with 10 year useful life and nil residual value. Depreciation is charged on straight line basis. On 31st December 2021 यानी एक साल के बाद depreciation of ₹10,000 was recorded. Depreciation उसने खुद कैलकुलेट करके दी। On this date, the recoverable amount of the asset was determined to be 72,000, and therefore impairment loss of 18,000 was recognized. उसने पहले साल के जो impairment loss, depreciation वगैरह उस खुद कैलकुलेट करके आपको दे दिए। और कहते हैं नेक्स्ट ईयर यानी on 31st December 2022 the depreciation of 8,000 यानी कि 72,000 जो एसेट था डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ was recorded, and asset now has carrying amount of 64,000. On this date, the recoverable amount has been estimated at 95,000. कहते हैं जी जनरल एंट्री बताएं एसेट के रिवर्सल की रिकॉर्डिंग के लिए। हमने जब रिवर्सल करनी होती है तो मैंने आपको बताया था रिवर्सल के लिए पहले दो तीन चीज़ें फाइंड आउट किया करें। पहले क्या जी, कैरिंग वैल्यू ऑफ द नॉर्मल एसेट, जो हमारा ओरिजिनल एसेट है अगर ये नॉर्मली चल रहा होता तो जिस दिन एसेट रिवर्स हो रहा है उस दिन उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होती, क्योंकि हमारा एक एसेट जो ओरिजिनली कितने का था 1 लाख का और इसकी लाइफ 10 साल, 1 साल की डेप्रिसिएशन 10,000 है। रिवर्सल हमने खरीदा कब है 1 जनवरी 2021 को और रिवर्सल हो रही है 22 में। इसका मतलब है अगर ये नॉर्मली चल रहा होता तो ये एसेट 2 साल या 3 साल 2 साल चल गया होता। आज इसकी नॉर्मल कैरिंग वैल्यू कितनी होनी थी 80,000। ठीक हो गया। फॉरगेट अबाउट इम्पेयरमेंट, नॉर्मल एसेट अगर चल रहा होता तो वो 80,000 तक जाना था। फिर हमने देखना है जो एसेट इम्पेयर हो गया उसकी कैरिंग वैल्यू क्या है, वो उसने खुद दे दी 64,000, राइट। और फिर हमने देखना है कि जो एसेट जो हमने उसकी जो रिवैल्यूड अमाउंट है या न्यू वैल्यू है उसकी वो कितनी है 95,000। ठीक हो गया। एसेट अगर नॉर्मली चल रहा था तो उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी हुई थी 80,000। जिस दिन एसेट रिवर्स हो रहा है रिवर्सल के लिए उसकी उस दिन कैरिंग वैल्यू कितनी 64,000। ठीक हो गया। वो कहता है 64,000 वाला एसेट जो है वो कितने का हो गया 95,000, यानी कितना गेन हो गया 64 और 95 का 31,000 का। ठीक हो गया। क्योंकि कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, कहता है कॉस्ट मॉडल में आप अपने एसेट को मैक्सिमम रिवर्स कर सकते हैं उसकी नॉर्मल कैरिंग वैल्यू तक। मैक्सिमम कहां तक कर सकते हैं नॉर्मल। इसका मतलब है 16,000 तक ये रिवर्स हो सकता है। इससे ऊपर वाले जो अमाउंट बनती है 15,000 की, इसे हम कॉस्ट मॉडल में इग्नोर करेंगे, राइट। अगर इसे इग्नोर करेंगे तो हम इसकी सिर्फ एक ही एंट्री कर देंगे, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो डेबिट हो जाएगा और जो रिवर्सल है वो क्रेडिट हो जाएगी। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट कितने से जी 16,000 या दूसरे लफ्ज़ों में अगर 2 एंट्रीज भी आप करना चाहें तो बेशक 2 एंट्रीज कर दें, पहले डेप्रिसिएशन खत्म कर दें और बाद में आप उसका जो इम्पेयरमेंट की रिवर्सल है उसे रिकॉर्ड कर दें। दोनों तरह से ये हो सकती है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसमें उसने कहा आप अज्यूम करें कि आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं
रिवोल्यूशन मॉडल लेके चल। तो अगर ये रिवोल्यूशन मॉडल है तो रिवोल्यूशन मॉडल में हमने क्या करना है जी, देखें जी वहां पर अब ये पूरी की पूरी एंट्री हम अगर आप करना चाहें उसकी जो दोनों एंट्रीज है वो करना चाहते हैं तो वो कर लें, अगर ये एक एंट्री करना चाहते हैं तो एक एंट्री भी हो सकती है। उसमें सबसे पहले तो ये कि ये भी रिकवर होगा और ये जो 15,000 है इसे भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन ये अब ऐसे क्या आ जाएगा एज अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, एज अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। लेकिन ये कब, जब कॉस्ट मॉडल होगा। अगर कॉस्ट मॉडल पे लेके चल रहे हैं एसेट को तो हम एसेट का जो गेन है वो ज्यादा से ज्यादा इतना रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर रिवोल्यूशन मॉडल है तो फिर इतना हो जाएगा ये आपको। ठीक हो गया जी। अब देखें जी इसमें अगर आपने करना है, अगर ये रिवोल्यूशन मॉडल है सर आपने इसमें कॉस्ट मॉडल की सिर्फ एक एंट्री की है जी, कॉस्ट मॉडल की एक ही एंट्री होगी, सिर्फ रिवर्सल की एंट्री और आपने दो कराई थी ना। वो दो कर देते हैं जी, दो भी हो सकती हैं। अगर दो एंट्रीज करना चाहें तो भरपूर फरमाइश पर मैं दो एंट्रीज कर देता हूँ। फिर आप क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन डेबिट करेंगे और इसकी क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को खत्म किया जाएगा एसेट और एसेट को क्रेडिट किया जाएगा। कितने से जी, डिप्रिसिएशन इस साल की कितनी थी जी बिफोर वर्सल, आई थिंक 8,000। ठीक हो गया जी। अगर आप दो एंट्रीज करना चाहें और दूसरे में हम क्या करेंगे, अब से एसेट को बढ़ाएंगे, एसेट डेबिट होगा और जो इम्पेयरमेंट की रिवर्सल है वो क्रेडिट हो जाएगी। कितने से जी, 16,000 ये लीजिए। अगर आप दो एंट्रीज करना चाहते हैं तो ये एंट्री कर सकते हैं, अगर एक ही एंट्री करना चाहते हैं तो ये एंट्री कर। कॉस्ट मॉडल में अगर ये रिवोल्यूशन मॉडल है, फिर रिवोल्यूशन मॉडल में हम क्या करेंगे, वंस अगेन हम यही दोनों एंट्रीज कर देता हूं। इससे पहले के ज़्यादा फिर से कहे मैं ये दो एंट्रीज कर देता हूं। अगर रिवोल्यूशन मॉडल है तो सबसे पहले क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन खत्म करें और एसेट को खत्म करें। कितने से, 8,000 नहीं सर, कल जैसे आपने रिवोल्यूशन की कराई थी वही ये नहीं थी। मैं करवाने रिवोल्यूशन की एंट्री यही होती है, क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन डेबिट होगी, पहले क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन खत्म की जाती है। आपने डेबिट किया था एसेट और क्रेडिट किया था और फिर जब रिवर्सल होगी तो रिवर्सल में क्या करेंगे, अब एसेट डेबिट होगा, पहले पुराना लॉस जो है वो सारे का सारा उसकी रिवर्सल होगी और जो बाकी बच गया, लेकिन एसेट टोटल हमारा कितने से बड़ा था, 64 से कहाँ चला गया, 95,000। अब चूंकि रिवोल्यूशन मॉडल यूज कर रहे हैं तो रिवोल्यूशन मॉडल में हमारा एसेट 64,000 से कहाँ चला जाएगा, 95,000। 95,000 में 31,000 का गेन हुआ, वो पूरे का पूरा एसेट को रिकॉर्ड करें। उसमें से पहले 16,000 तो रिवर्सल हुई है और जो बाकी 15,000 है वो हमारा ओसीआई रिवोल्यूशन गेन, राइट। तो इन केस हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो वहां पर देखें सिर्फ एसेट हमने 16,000 तक बढ़ाया, यहां तक 31,000 तक बढ़ाया। कॉस्ट मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल। अच्छा जी, फिर आगे भी चलते हैं जी, और क्वेश्चन भी देख लें कुछ। एग्जाम्पल 17 जो कम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है इसमें भी मैं इंटरेस्टेड हूँ।
अच्छा जी, इस क्वेश्चन ये सामने है एग्जांपल आपके, एग्जांपल 17। On 1st March 2017, Zormani Limited imported an automatic plant for rupees 130 million. The commissioning of the plant was completed on 1st January 2018 at a cost of rupees 10 million. The economic life of plant was estimated at 12 years and useful life of the plant was estimated at 8 years. The plant is being depreciated at 20% per annum using reducing balance method. पहले उसने बताया कि 1 मार्च 2017 को आपने प्लांट खरीदा 130 मिलियन का, ठीक है। इसको प्लांट को इंस्टॉल करने में आपके 10 मिलियन लगा और इसकी इंस्टॉलेशन 1 जनवरी 2018 को होगा। तो इसकी जो रेलेवेंट डेट है वो कौन सी है? 1 जनवरी 2018, जिस दिन वो इंस्टॉल है, जिस दिन वो अवेलेबल फॉर यूज है। जब आपने खरीदा वो रेलेवेंट नहीं है, जब वो अवेलेबल फॉर यूज है इंस्टॉलेशन के बाद वो आपकी रेलेवेंट डेट है। तो हमारा प्लान दरअसल 1 जनवरी 2018 को हम इससे ऑनवर्ड इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ गई। Due to declining demand for product manufacturing from the plant, an impairment test was carried at 31st December 2021. तकरीबन 3 साल के बाद उसने एक इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया है और उसके लिए कहते हैं ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की गई है। नंबर 1, the current selling price of the similar plant in the local market is rupees 50 million. The present decommissioning cost of the plant is estimated at 2 million. ये क्या बताया जी उसने? फेयर वैल्यू, यानी ये प्लांट बिक कितने का सकता है हमें चाहिए ना। रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए वी नीड फेयर वैल्यू और वो कितने का उसके ऊपर कॉस्ट आएगी। तो 50 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारी फेयर वैल्यू यानी डिस्पोजल प्रोसीड्स हमारे पता चल जाएंगे, जो एक्सपेक्टेड डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं। पॉइंट 2, तो ये नोट कर लें कि 50 माइनस 2 ये फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। दूसरा, द प्लांट्स नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 4 मिलियन। ये वो वैल्यू यूज के लिए जो आखिरी साल में हमें जो एसेट खुद बिक जाता है, ये दरअसल वो वाली कॉस्ट है, कैश फ्लोज फ्रॉम द एसेट्स ऑन सेल प्राइस। अच्छा जी, 3, the current market risk rate risk-free rate of interest is 8% per annum. However, an investor would ask additional return of 2% for bearing the uncertainty inherent in such plan. तो जो अनसर्टेनिटी का फैक्टर है ये भी उसमें शामिल किया जाता होता है ताकि कोई इसमें हमारी गलत एस्टिमेशन ना हो जाए। तो हम जब इसको डिस्काउंट करेंगे तो ये 8% पर नहीं करेंगे बल्कि 10% पर करेंगे। तो अनसर्टेनिटी का फैक्टर अगर दिया हो तो उसको उसमें ऐड किया जाता है। राइट जी। अच्छा जी, फिर जी लास्ट पॉइंट, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड नहीं लास्ट। A junior accountant has calculated following net cash flows from operating the plant. Net cash inflows, ये वैल्यू यूज के लिए इसने इंफॉर्मेशन दी है। हमें कैश फ्लोज चाहिए ना, कैश इनफ्लोज। तो जो नेक्स्ट 4 साल के कैश फ्लोज हैं वो दिए हुए हैं 11, 7, 3 और 1 रिस्पेक्टिवली, 22, 23 और 24 ईयर्स, 25 ईयर्स के लिए। However, a review of accountants work has revealed the following. Depreciation of the plant has been included as an outflow in each year. कहते हैं जी ये जो हमारे पास नेट कैश फ्लोज, उसने कैश फ्लोज नहीं दिए हुए, उसने नेट कैश फ्लोज दिए हुए। नेट कैश फ्लोज का मतलब है जो एक्सपेंसेस इसमें से माइनस होने चाहिए थे वो किए हुए, लेकिन कहता है उसने इसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दी हुई है। तो क्या होनी चाहिए थी? डेप्रिसिएशन तो माइनस नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब है सही वाले कैश फ्लोज लेने के लिए इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा। टैक्स पेमेंट ऑफ ₹2 million हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो इन द ईयर। टैक्स भी माइनस नहीं होना था। मैंने आपके साथ जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि कौन से एक्सपेंसेस माइनस नहीं होने चाहिए, उसमें डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। टैक्स जो है वो प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तमाम के ऊपर, वो भी इसमें से माइनस नहीं किया जाता।
तो लिहाजा ये दोनों कहता है उसने इसको एज आउटफ्लो ट्रीट कर दिया, तो ये भी ऐड बैक किए जाएंगे सही वाला कैश फ्लो लेने के लिए। नेक्स्ट, inflows from plant in 2022 include receipt from sale of existing inventory accounting to rupees 3 million। 2022 के जो इनफ्लोज हैं कहता उसमें से 3 मिलियन इनफ्लो वो शामिल कर दिया है जो ये वाले इस मशीन से इन्वेंट्री नहीं आई बल्कि नॉर्मल इन्वेंट्री जो बिकी थी वो भी इसी में शामिल कर दिया। तो इसका मतलब है अगर हमें ओरिजिनल कैश फ्लो चाहिए 2022 का तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस जो हुई है वो ऐड बैक की जाएगी, जो टैक्स माइनस हुआ है वो ऐड बैक होगा और जो इन्वेंट्री गलत ऐड होगी है उसे माइनस किया जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम इसके लिए लेकिन हमें डेप्रिसिएशन जो है अगले 4 साल की वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डोंट फॉरगेट कि हमारे एसेट की जो कॉस्ट है वो कितनी जी 630 मिलियन नहीं 630 नहीं 130 प्लस 10 140 मिलियन 140 मिलियन का जी 2022, 23, 24 और 25 के लिए डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट आप कर सके रिड्यूसिंग बैलेंस पर होगी जी स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 मैं कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन चाहिए मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। शुरू तो कर लेते हैं जी क्वेश्चन। देखिए जब हमें क्वेश्चन करना है उसने कहा जी बताएं क्या रिक्वायरमेंट है जी इसकी क्या आता है। कंप्यूट द इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी द वैल्यू प्लांट रिकॉग्नाइज्ड 31 दिसंबर 2021 को वो कहते हैं जी आप इम्पेयरमेंट लॉस शो करते हैं 31 दिसंबर 2021 को। तो इम्पेयरमेंट क्या होगा, इम्पेयरमेंट इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट। जो रिकवरेबल अमाउंट है ये या तो वैल्यू इन यूज होगी या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी। राइट जी। इसके लिए मुझे सबसे पहले कैरिंग वैल्यू चाहिए थी। कैरिंग वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर सकें इसकी, मैं कैरिंग वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं। हमने एसेट 1 जनवरी 2018 को खरीदा। 1 जनवरी 2018 को जो एसेट था उसकी कॉस्ट कितनी है 140 130 प्लस जो 10 उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट। 31 दिसंबर को मल्टीप्लाई बाय 10% थी 20%। 31 दिसंबर को इसकी जो कैरिंग वैल्यू होगी वो कितनी होगी 12। और फिर जाके 31 दिसंबर 2019 को इसका 20% लिया जाएगा। वो कितना बनेगा 22.4। ये भी तरफ बता दीजिए इसकी कैरिंग वैल्यू 31 दिसंबर 2019 को कितनी होगी 89.6। और फिर जाकर जी 31 दिसंबर 2020 को फिर से 20% इसका लिया जाएगा 17.92। वो भी बता दीजिए 71.68। और फिर से 31 दिसंबर 2021 को जी प्लीज इसका भी 20% ले लें 14.336। ठीक है क्योंकि दो ले रहे हैं ना तो 57.35। इस दिन की जो कैरिंग वैल्यू मुझे चाहिए वो मेरे पास आ गई थी जो WDV या कैरिंग वैल्यू, क्योंकि एसेट कब इंपेयर हो रहा है 31 दिसंबर 2021 को। 31 दिसंबर 2021 की मुझे कैरिंग वैल्यू चाहिए थी। पहले तो मैंने कैरिंग वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए, मुझे इसकी कैरिंग वैल्यू मिल गई 57.35। इसमें से माइनस क्या करना चाहिए रिकवरेबल अमाउंट। व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट, ईदर वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। ये दोनों भी कैलकुलेट कर लेते हैं जी।
वैल्यू इन यूज के लिए मुझे 2022, 23, 24 और 25 के कैश फ्लोज चाहिए। ठीक हो गई। 2022 के कैश फ्लोज कितने? 11। लेकिन कहता है इस 11 में से 2022 की डेप्रिसिएशन उसने माइनस कर दी हुई है। ठीक हो गया। 2023 की भी, 24 की भी, 25 की भी। 2023 के बता दें कितने कैश फ्लोज हैं? 7 और 24 के 3 और 25 के 1। 1। ठीक हो गई। अच्छा 2011 में सॉरी 22, 23, 24 और 25 में से कहता है उसने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी है। इसका मतलब इस 4 साल की डेप्रिसिएशन मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी ताकि मुझे जो वापस ऐड बैक करनी है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जरा 22 की कैलकुलेट बता दें करके इसी के, इसका 20% आप इसका भी ले लें। कितनी? सर कैलकुलेट वैल्यू तो लेगा 11.47 11.47 ये इसमें से माइनस कर दें 45.88। इसका भी 20% ले लें ताकि 23 की भी डेप्रिसिएशन आ जाए हमारे पास। 9.117 ही कर लें सिर्फ, और इसे भी माइनस कर दें 36.71। इसका भी 2024 की डेप्रिसिएशन लेने के लिए इसका भी 20% ले लें 7.34। और ये भी जरा माइनस करके 29.37। 25 के लिए जी इसका भी 20% ले लें 5.87। बस ये मुझे क्यों कैलकुलेट करनी पड़ गई? क्योंकि उसने कहा ये जो कैश फ्लोज नजर आ रहे हैं आपको 11, 7, 3 और 1, ये मुझे नेट चाहिए थे, लेकिन इसमें एक्सपेंसेस वो निकलने चाहिए थे जो अलाउड है। जैसे मेंटेनेंस है वो निकल जाती, या जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो निकल जाती। डेप्रिसिएशन डिसअलाउड है, जो टैक्सेस हैं वो डिसअलाउड है। तो कहता है कि इसमें से डेप्रिसिएशन निकल गई है, तो जो डेप्रिसिएशन निकली है वो मैं इसमें से ऐड बैक कर दूं जी। ऐड 22 की डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट कर ली जी, कितनी? 11.47 उसमें ऐड बैक कर दिया जी। और 23 की कितनी डेप्रिसिएशन है जी? 9.17। और 24 की कितनी डेप्रिसिएशन है जी? 7.34। और 25 की कितनी डेप्रिसिएशन है? 5.87। ठीक हो गया। उसके अलावा वो कहता है जी टैक्सेस भी उसने इसमें से निकाल दी, तो कितना टैक्स है जी वो भी इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा। 2 वो भी ऐड बैक कर दिए। क्यों ऐड बैक करने पड़ गए? क्योंकि उसने इसमें से निकाल दिए थे, मुझे ये नहीं निकालने थे। बस ये और तो कोई चीज नहीं निकाली। लेकिन लास्ट ईयर में जाकर डोंट फॉरगेट कि जो लास्ट ईयर के कैश फ्लोज हैं वो ऐड बैक होने चाहिए, जो बिकेगा वो बताई हुई है उसने अमाउंट। कितनी अमाउंट बताई हुई है जी वो इसने? 3 मिलियन की, वो भी इसमें ऐड कर दें। 3 मिलियन की नहीं जी, 3 मिलियन की तो वो इन्वेंट्री बताई हुई है। 3 मिलियन की तो वो इन्वेंट्री बताई है, जो हाँ वो भी आखिरी साल में से, आखिरी में या पहले में? ये 22 में कहता है कि इन्वेंट्री है 3 की, जो किसी और इन्वेंट्री, जो दूसरी नॉर्मल इन्वेंट्री बिकी है वो भी इसमें शामिल कर दी, तो वो इसमें से निकालते हैं। जो नहीं निकलने चाहिए थे निकाल दिए, वो ऐड बैक कर दिए। और जो निकलने चाहिए थे, सॉरी जो नहीं ऐड होने चाहिए थे वो ऐड कर दिए, उसे निकालते राइट जी। और आखिरी साल में जाकर वो एसेट खुद कितने का बिक जाएगा वो भी इसने बताया। मैं क्या 4 रुपए का शायद 4 रुपए। लें जी, अब आपके पास जो कैश फ्लोज आ गए जिनकी आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? ये जरा टोटल कर दें, इसका टोटल कितना बनता है? $21.47 और ये
18.17 18.17 और ये 12.34 12.34 ये 12.87 12.87 ये आपके पास वो कैश फ्लोज आ गए। अभी भी ये फाइनल नहीं है, ये अब वैल्यू यूज नहीं है, इनके ऊपर आपने वो अप्लाई करना है 10% मल्टीप्लाई बाय 1/1.1 पावर 1 2 3 4 प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आए। अब आपके पास अगर आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेना चाहते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू वैसे तो उधर ही ली जा सकती थी, लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वो जगह नहीं बची, वो मैंने भी वहाँ पर शुरू कर दिया। लेकिन चले मैं इधर ले लेता हूँ जी, इसकी मैं लिखा लेता हूँ। देखें जी, प्रेजेंट वैल्यूज अगर आपने लेनी है तो पहले साल में 21.47 मल्टीप्लाई बाय 1/1.1 पावर 1 10% है ना उसका, और दूसरे साल की कितने जी 18.7 मल्टीप्लाई बाय 1/1.1 पावर 2, तीसरे साल में जी 12.34 मल्टीप्लाई बाय 1/1.1 पावर 3 और ना फाइनली जी 12.87 मल्टीप्लाई बाय 1/1.1 पावर 4। अगर ये कैलकुलेट कर सकें जी आप 19.5 दूसरा 15.01 9.27 और ये फाइनल वन जी 8.79 इन सब का टोटल कर लें तो ये हमारा वैल्यू यूज होगा। $52.57 ये जो वैल्यू यूज है विच इज 52.57 और जो फेयर वैल्यू है उसके बारे में उसने कहा था कि ये बिक सकता है कितने का 50 का, लेकिन वो तब अगर 2 रुपए उसके ऊपर खर्चा किया जाए तो वो कितना था 48। नाउ वी नीड रिकवरेबल अमाउंट व्हिच एवर इज हाई 52.57 जी 4.8 ये आपकी इम्पेयरमेंट होगी। अगर आप इसकी एंट्री करना चाहते हैं तो चाहें तो एक एंट्री कर लें इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस 4.78 और अगर आप चाहें तो 2 एंट्रीज भी कर दें, पहले डेप्रिसिएशन सारी खत्म करें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट और आखिर में जाकर इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट बाय 4.78 राइट। लेकिन डेप्रिसिएशन सिर्फ इम्पेयरमेंट से पहले वाली वो तो हमें कैलकुलेट इसलिए करनी पड़ गई ना क्योंकि हमने ये कैलकुलेट करनी थी, सारी इसलिए कैलकुलेट करनी, वरना नॉर्मल हालात में मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए था, इससे आगे जो है ये मुझे सिर्फ इसलिए कैलकुलेट करनी पड़ गई क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसने उसमें से माइनस कर दिया हुआ था तो मुझे ऐड बैक करना था। राइट बेटा, इसमें कोई मसला है? ऐसा एक क्वेश्चन वैसे पास पेपर्स में आया हुआ है, लेकिन वो आया गवर्नमेंट ग्रांट के साथ मिल के हमारी क्लास के साथ जो है ना कुछ ना कुछ 12-15 से ऑनवर्ड्स आप रख लें एक तक बात तो आपकी ठीक है, चल आपने जी जो आपने आज मेरे परेशान करना है घर जाके, बाकी सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आप कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सकते वो मैं इंशाल्लाह आपको शाम को उसमें करवा दूंगा। एक तो वो जो गवर्नमेंट ग्रांट वाला क्वेश्चन है, सर 7 बजे ठीक है ये बंद कर दिया, जानवर रिकॉर्ड हो रही है।